English medium. Today we are going to discuss about chapter number 9, that is freedom movement and related events. Today our topic is Surat split and the Gandhian era. So let's start. The partition of Bengal impacted the scenario of the Indian politics very deeply. The moderate leaders of the Congress were against taking any hard stands against the government. They wanted this movement to be limited up to Bengal, whereas the aggressive leaders had made up their mind to protest against the government. With this kind of dichotomy in thinking, two conventions of Benares 1905 and Kolkata 1906 were held. The convention of 1907 was held in Nagpur, which was later on changed to Surat. But this time, the aggressive movement in the thinking has intensified with Congress. The aggressive nationalists wanted Lala Lajpat Rai to be their leaders, but the moderate made Raj Bihari Bose as their leader. This time onwards, aggressive leaders started protesting. देखिए सूरत स्प्लिट की हम बात करते हैं। सूरत स्प्लिट क्या है? देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ तो कहीं ना कहीं उसने जो मौजूदा इंडियन पॉलिटिक्स है उसका डीपली पूरा सीनेरियो बयान कर दिया कि किस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। अब देखिए जो मॉडरेट लीडर है वो कह रहे थे, जो कांग्रेस के मॉडरेट लीडर थे वो ये कह रहे थे कि ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है इसके खिलाफ जो कुछ हार्ड स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है, इसको खाली बंगाल तक ही महदूद, बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। ओके, जबकि एग्रेसिव लीडर्स का ये कहना था कि वो अपना माइंड बना चुके थे कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो देखिए दोनों के विचारों के अंदर इस प्रकार से मतभेद था। ओके, अब देखिए दो कन्वेंशन और हुए सूरत कन्वेंशन से पहले। एक हुआ बनारस में 1905 में, फिर कोलकाता में 1906 में, और उसके बाद में जो सूरत में जो कन्वेंशन हुआ ये पहले नागपुर में हुआ जाना था, लेकिन लास्ट में इसको सूरत में चेंज कर दिया गया। तो ये हुआ 1907 में। तो देखें उस समय जो एग्रेसिव लीडर्स थे वो चाहते थे कि लाला लजपत राय को लीडर बनाया जाए। ओके, लेकिन जो मॉडरेट लोग हैं उन्होंने राज बिहारी बोस को लीडर्स बना दिया कांग्रेस का। तो उसी समय से फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड एग्रेसिव लीडर्स स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। तो इसके खिलाफ उस समय से ही जो एग्रेसिव लीडर्स थे वो प्रोटेस्टिंग कर रहे थे। द कन्वेंशन वाज सस्पेंडेड ऑन फर्स्ट डे। पहले दिन कन्वेंशन को सस्पेंड करना पड़ा। ऑन द सेकंड डे द बाल गंगाधर तिलक प्रपोज्ड दैट इफ self rule, boycott and national education are accepted on agenda, then the issues of president's candidate will be brought to an end। देखिए इन्होंने ये कहा, सेकेंड डे बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा कि जब हमने अपना एजेंडा सेल्फ रूल, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन को बना लिया है तो ये प्रेसिडेंट्स कैंडिडेट्स का जो इशू है इसको एंड होना चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए। Moderate refused to accept his proposal and consequently there was chaos and disorders in the meeting। देखिए जो मॉडरेट लोग हैं उन्होंने इस प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया, तो दोनों के बीच में जो है तकरार बढ़ गया। मॉडरेट और एग्रेसिव नेशनलिज्म जो के लोग वगैरह जो थे उनके बीच में तकरार बढ़ गया। ओके, The rift between moderate and extremists became so wide that aggressive nationalists were outspoken from the Congress। अब देखिए दोनों के बीच में जो तकरार इतना बढ़ गया कि जो एग्रेसिव नेशनलिज्म है ये कहा गया कि इनको कांग्रेस से निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। द रेडिकल नेशनलिस्ट कंसीडर्ड मॉडरेट एज एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड वांटेड टू टेक रील्स ऑफ कांग्रेस इन देयर हैंड। ऑन द अदर हैंड द मॉडरेट, देखिए इसके अलावा जो एग्रेसिव नेशनलिज्म के लोग थे वो एक समझते थे कि जो मॉडरेट लोग हैं ये स्वराज्य की राह के अंदर रोड़ा है, इनको हटा देना चाहिए। और इसके अलावा मॉडरेट लोग ये समझते थे, मॉडरेट लोग आल्सो वांटेड टू कीप द कांग्रेस अवे फ्रॉम एग्रेसिव इन्फ्लुएंस। मॉडरेट लोग ये कहते थे कि जो एग्रेसिव नेशनलिज्म के लोग हैं इनसे दूर होना चाहिए कांग्रेस को, इनको हटा देना चाहिए। दे डिड नॉट वांट टू इनवाइट द रेज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड बी विक्टिमाइज्ड बाय देम। देखिए वो ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले, है ना, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले जिससे सभी को जूझना पड़े। दिस वे आल्सो अ रीजन फॉर मॉडरेट टू गेट कांग्रेस रीड ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। तो ये एक और वजह है कि जिससे मॉडरेट लोग ये चाह रहे थे कि एग्रेसिव नेशनलिज्म के लोग यहाँ से दूर हो जाएं।
ताकि कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट है हमारे खिलाफ सख्त एक्शन ना ले ले इनकी वजह से, क्योंकि इनका जो रवैया था वो ब्रिटिशर्स के बिल्कुल विपरीत था। वो ये चाहते थे कि सेल्फ रूल होना चाहिए और पूर्ण स्वराज होना चाहिए, डायरेक्टली आंख से आंख मिलाकर ब्रिटिशर्स से बात करना चाहिए, जबकि मॉडरेट थोड़ा सा अलग थे, डिफरेंट थे। हम पहले देख चुके हैं कि वो डेलीगेशन, मेमोरेंडम और अपील्स में विश्वास रखते थे। आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ सूरत, द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म वर फोर्स टू थिंक एक कॉमन एजेंडा। देखिए ये जब सूरत का इंसिडेंट हुआ, इसके बाद में मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म के लोग थे उनको कहा गया कि आप ये सारी जो आपके बीच में इनइक्वालिटीज है इनको छोड़ दीजिए और एक जो कॉमन चीज है उस कॉमन चीज को लेके उसके ऊपर वर्क कीजिए, लेकिन ऐसा हो ना सका। ओके, द डिवाइड इन द कांग्रेस नोन एज सूरत स्प्लिट। तो इस तरीके से कांग्रेस के अंदर डिवाइड हो गया, एक मॉडरेट हो गए और एक एग्रेसिव हो गए, तो इसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि ये उनकी विक्ट्री है, ये उनकी जीत है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसके अंदर स्प्लिट, उसके अंदर बंटवारा हो गया, स्प्लिट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूरत की स्प्लिट है उसने एक फ्रीडम मूवमेंट का नया चैप्टर ओपन किया। एज अ न्यू कॉन्शियसनेस वाज टेकिंग प्लेस नॉट ओनली in the selected few peoples of middle class but also among the masses which were all willing the mind and heart of the masses। देखिए इससे एक नई कॉन्शियसनेस जगी लोगों के अंदर, ना सिर्फ मिडिल क्लास के अंदर बल्कि हाई क्लास और पुअर क्लास, मतलब सभी लोगों के अंदर इससे एक नई कॉन्शियसनेस आई। दिस मूवमेंट वाज सून गोइंग टू टेक द प्रोपोर्शन ऑफ अ मैसिव मूवमेंट। देखिए इस मूवमेंट ने आगे चल के एक जो है मैसिव मूवमेंट का रोल ले लिया। अब हम देखेंगे द गांधीयन एरा, गांधीयन एरा के बारे में अब हम देखने जा रहे हैं। द नेशनल मूवमेंट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिकेम अ वाइडर स्प्रेड एंड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। The evolution had many stages. This was the time when Mohandas Karamchand Gandhi came into limelight and became the national leader with very wide acceptance। देखिए The national movement after first world war became widespread। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो नेशनल मूवमेंट थी कॉलोनियल रूल्स के खिलाफ वो बहुत ज्यादा फैल चुकी थी और इस इवोल्यूशंस के बहुत सारे स्टेजेस थे। दिस वाज द टाइम व्हेन मोहनदास करमचंद गांधी केम इनटू लाइमलाइट। अब देखिए ये वो समय था कि जब मोहनदास करमचंद गांधी हाईलाइट हुए, ओके, एंड बिकेम द नेशनल लीडर, और नेशनल लीडर बन गए और उनको सबके द्वारा एक्सेप्ट किया गया। आफ्टर स्टडीइंग द लॉ इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर वो लॉ की स्टडी कर रहे थे। लॉ की स्टडी करने के बाद इंग्लैंड में लॉ की स्टडी करने के बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए वहां पर उन्होंने जो अफ्रीकन गवर्नमेंट जो ब्लैक लोगों के प्रति जिस प्रकार से उनका रवैया था, जो अपार्थीज सिस्टम वहां पर चलता था, उनके खिलाफ, इस अपार्थीज सिस्टम के खिलाफ उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी। ओके, तो ये लड़ाई लड़ने की वजह से उन्हें काफी एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से नॉन वायलेंस से भी हमारे मकसद को अचीव किया जा सकता है। When this philosophy was applied in Indian context, अब देखिए जब ये भारत में आया और उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये फिलोसफी को अपनाया और लोगों को बताया, तो इसने एक सत्याग्रह का रूप ले लिया और लोगों के द्वारा मिलियंस ऑफ लोगों ने इसको अपनाया और इनके फॉलोअर्स बन गए। और देखिए बहुत सारी जो फोर्सफुल मास मूवमेंट है वो गांधी जी की लीडरशिप के अंदर हुई, जैसे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और बाइकआउट ऑफ कोर्ट। इसके अलावा बहुत सारे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन और बाइकआउट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, धरना और लिक्वर शॉप वगैरह, और फॉरेन गुड्स या फॉरेन शॉप जो है उसका बाइकआउट या नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये सारी की सारी चीजें इनकी गांधी जी की लीडरशिप के अंदर हुई। Although all these methods of protest were non-violent, ये सारी मेथड थी गांधी जी की खास बात थी कि वो नॉन वायलेंस को पसंद करते थे, वो नॉन वायलेंस से ही सारी चीजें हासिल करना चाहते थे। तो जितनी सारी मूवमेंट थी ये नॉन वायलेंट थी। गांधी जी ऐसे रिवॉल्यूशनरीज थे, दे वर रिवॉल्यूशनरीज एंड इन्फ्लुएंस ऑल द क्लासेस ऑफ सोसाइटी वेरी स्ट्रांगली। गांधी जी ऐसे रिवॉल्यूशनरीज थे, ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने सोसाइटी के हर क्लासेस को कहीं ना कहीं प्रभावित किया। ये वो क्रांतिकारी नहीं थे भगत सिंह वाले, लेकिन कहीं ना कहीं
ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने नॉन वायलेंस को अपनाया था। दिस कॉज द फीलिंग ऑफ करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इमर्ज इन देम। Lakhs of people willingly went to jail, faced लाठी चार्ज एंड बुलेट्स एंड सप्रेशन बाय गवर्नमेंट। देखिए गांधी जी की लीडरशिप में जो मूवमेंट हुई उसमें लाखों लोग अपनी मर्जी से जेल गए, उन्होंने लाठी चार्ज को झेला, इसके अलावा अपने सीने पे गोली खाई और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसको उसका जो सप्रेशन है वो झेला। ओके, तो इस वजह से भी जो गांधी जी काफ़ी कॉन्फिडेंस के अंदर थे कि जो उनकी मूवमेंट है, जो मास मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है, सक्सेसफुली रन हो रही है। अब देखें गांधी जी की लाइफ के बारे में अगर हम देखें तो वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। ही टॉक टू पीपल इन लैंग्वेज व्हिच दे वुड अंडरस्टैंड। वो उस भाषा में लोगों से बात करना पसंद करते थे जिस भाषा में लोग समझ सकते हो, इसलिए लोग उन्हें महात्मा कहने लगे। गांधी जी इनकॉर्पोरेट हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज इन फ्रीडम मूवमेंट। देखिए फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी गांधी जी ने जो हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज का ध्यान रखा और कहीं ना कहीं वो उसमें कामयाब भी हुए। हिज लाइफ वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उनकी जो लाइफ है वो सत्य पे और अहिंसा पे आधारित थी। फॉर ऑल द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ही प्रोवाइडेड अ सॉल्यूशन व्हिच वाज कंफर्मेटली विद द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। देखिए कुछ भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो उसका सामना इन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस से किया। He also retreated the means should also be poor to achieve an objective। अब देखिए ऐसा नहीं कि ये दूसरों को उपदेश देते थे लेकिन खुद उसको फॉलो नहीं करते थे, खुद भी पूरी तरीके से उसको फॉलो किया करते थे। ओके, द मेथोडोलॉजी व्हिच ही एम्प्लॉयड टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इज कॉल्ड सत्याग्रह। देखिए जो तरीका इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने का अपनाया था उसको कहा जाता था सत्याग्रह। गांधी जी मेड सोशल रिफॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट। देखिए गांधी जी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म भी किए। देखिए जैसे कि ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, इनका ये कहना था कि ये जो सभी जो इंसान है, सभी जो ह्यूमन है उनको भगवान ने बनाया है और अनटचेबिलिटी जैसी कुछ भी चीज दुनिया में नहीं होना चाहिए। ओके, एंड हैड downgraded the lives of many Indians to live the level of animals. He is the biggest achievement। तो देखिए ये अनटचेबिलिटी की वजह से बहुत सारे जो इंडियन लोग हैं वो जानवरों से भी बदतर हालत जी रहे थे, तो कहीं ना कहीं गांधी जी की वजह से वो ऊपर की ओर उठे, तो ये इनका एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था सोशल रिफॉर्म्स में। गांधी जी हैज इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म His another contribution in the field of cottage industry। अब देखिए कॉटेज इंडस्ट्री की फील्ड के अंदर भी उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है। देखिए उन्होंने ये कहा कि जो चरखा है उसे हमें चलाना चाहिए और चरखा चलाने के बाद में हमें अपना जो कपड़ा है उसे खुद बनाना चाहिए। तो देखिए चरखा एक उस समय कांग्रेस का एक सिंबल बन गया था, कांग्रेस का जो झंडा था उसके बीच में चरखा नजर आता था। अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग पीपल, चरखा प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियन ऑफ पीपल। अब देखिए इस चरखे ने ना सिर्फ लोगों के अंदर एक नेशनलिस्टिक फीलिंग भरी बल्कि कई लोगों को रोजगार भी इसने दिया और कहीं ना कहीं इंडियन लोगों के लिए prepared a battery of people who were willing to take part in the struggle। तो जो स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर हिस्सा लेना चाहते थे उसके लिए एक इन्होंने इस टाइप से बैटरी तैयार की। The importance of चरखा increased so that it found a place in a party flag। देखिए ये चरखे का जो इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा हो चुका था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पार्टी फ्लैग था उसके अंदर ही चरखा उस समय नजर आने लगा। ओके, आगे देखते हैं। गांधी जी सेक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। देखिए गांधी जी के बारे में हम कुछ और बातें देखें तो इन्होंने अपना जो पूरा जीवन है कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी के लिए लगा दिया। इनका एक मानना था कि यदि हम एक नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं इससे ब्रिटिशर्स को फायदा होगा। ओके, इनकी लीडरशिप के अंदर जो नेशनल मूवमेंट है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हुई, यूनिफाइड हुई और जो भारत के मिलियंस ऑफ लोग थे वो फ्रीडम के लिए खड़े हुए। आगे देखते हैं। देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी 1918 के अंदर और उसमें तुर्की को डिफीट कर दिया गया था, तुर्की को हरा दिया गया था। ओके, तो देखिए क्योंकि तुर्की मुस्लिम कंट्री है तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लोग हैं अब वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो चुके थे,
ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दी थी, उनके अंदर एक असंतोष की भावना थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी ऑफ सप्रेशन को रिस्टोर करने के लिए रॉलेंट एक्ट बनाया 1919 के अंदर। इस रॉलेंट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है, किसी भी इंडिविजुअल को जेल भेजा जा सकता है विदाउट एनी जुडिशियल ट्रायल के बगैर ही। ओके, जुडिशियल ट्रायल मतलब उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, उसके बगैर ही उसको जेल पहुंचाया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है। तो देखिए, इसके रॉलेंट एक्ट के खिलाफ भी बहुत सारे प्रदर्शन हुए, लोग बाहर निकले, लोगों ने मास मूवमेंट वगैरह की। ये सारा का सारा हम आप कल के लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज आप पेज नंबर 154 और 155 रीड करेंगे और 156 के कुछ 2-3 पैराग्राफ स्टार्टिंग के रीड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।